नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। महाकुंभ 2025 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने के बाद एक तरीके से उसका समापन हो गया। ये यूं कहें कि उसका औपचारिक समापन आज हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह त्रिवेणी संगम में पूजन अर्चन के बाद समापन कार्यक्रम को संबोधित किया, शिरकत की और इसके बाद कुंभ में जुटे जो उनकी सेवा में लगे करीब 75,000 पुलिसकर्मियों, हजारों सफाई कर्मियों जिन्हें स्वच्छता सेवक के रूप में हम लोग जानते हैं, रोडवेज के कर्मचारी, सारे लोग जितने लोग व्यवस्था में लगे थे उनके साथ सीधा संवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया और उसके बाद योगी ने पुलिस को 1 हफ्ते की छुट्टी, जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनको 10,000 बोनस, इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी 10,000 बोनस, जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनको ही बोनस, और यही नहीं उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और सम्मानित करने के साथ योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान किया इस वक्त कि एक कॉरपोरेशन बनेगा और जो स्वास्थ्य और शिक्षा के जो कर्मचारी, माफ़ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य और सफाई के जो कर्मचारी हैं जिनको कहीं ना कहीं संविदा पे भर्ती किया जाता किसी एजेंसी के जरिए, अब वो कॉरपोरेशन के जरिए भर्ती होंगे, जिनकी जो आय है, महीने की आमदनी है, या यूँ कहें कि उनका जो वेतन है वो 8-9 हज़ार है, अब वो 16,000 से कम नहीं होगा। ये भी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया सफाई कर्मचारियों के लिए और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए। तो ये कई बड़े ऐलानों के साथ महाकुंभ 2025 ऐतिहासिक इबारत लिखने के साथ संपन्न हो गया और बहुत सारे शाम तक, यही नहीं, संघ परिवार की ओर से नेत्र कुंभ जो चल रहा था, आँखों को लोगों को, तमाम लोगों को नेत्र देने के का काम संघ परिवार ने महाकुंभ के दौरान किया, उस नेत्र कुंभ का भी समापन योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि ये तो अद्भुत काम है संघ का। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आज योगी को हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ का शानदार धमाकेदार समापन किया, अब तक 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। योगी ने कहा कि ये आस्था और आर्थिकी दोनों का महाकुंभ है। आस्था प्रचंड थी और उससे इतना लाभ लोगों ने कमाया, इतना लाभ कमाया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि प्रयागराज का जो नगर निगम है उसने एक पार्क बनाया था, इको पार्क, और जितनी लागत लगी उससे कहीं ज़्यादा उसने कमा लिया। तो इस तरीके से इस महाकुंभ में एक आर्थिकी का भी, आस्था के साथ आर्थिकी का भी अद्भुत समायोजन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं और महाकुंभ इसमें मील का पत्थर साबित होगा। 5,000 साल पहले वेदव्यास के लिखे हुए को दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वेदव्यास जी ने लिखा था कि आस्था से अर्थ, जो आर्थिक स्थितियां और जो सांसारिक भोग भी प्राप्त होंगे लोगों को, तो आर्थिक लाभ भी हुआ और उससे सांसारिक भोग भी लोग भोग सकते हैं। तो आस्था वो चीज़ है। उन्होंने बताया कि आस्था बड़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने इसके साथ ही संकेत दे दिया कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर हिंदुत्व के देश के सबसे बड़े आइकॉन योगी आदित्यनाथ आस्था, सनातन और हिंदुत्व के एजेंडे पर ही अपनी राजनीति को आगे चलाएंगे और प्रचंड हिंदुत्व की राजनीति। योगी ने विपक्षियों को निशाने पर लिया और कहा कि लोगों ने जैसी देखा वैसी तस्वीर उनको दिखी। विपक्षियों को बहुत करारा जवाब देते उन्होंने कहा कि कम से कम आस्था पे चोट ना करें, जो कुछ व्यवस्था पे चोट हो सकती है, व्यवस्था की बात हो सकती है, आस्था पर चोट ठीक नहीं। और वो कह रहे कि इनका काम ही रहा है सनातन को बदनाम करना। यही नहीं, ये भी सवाल उठा कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ये कुंभ नहाने नहीं गए और इस सनातन का अपमान, ये भी एक नैरेटिव पूरे देश में आज के दिन रहा। नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों इस तरह की बातें कही थी। तो कुल मिलाकर एक भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे महाकुंभ को एक महा
अभियान के रूप में लिया। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी होगी कि इतने बड़े आयोजन, 67 करोड़ से अधिक लोगों का स्नान, और उन्हें अगर मौनी अमावस्या की घटना को आप छोड़ दें तो अपने आप ही बहुत बड़ी चुनौती थी, और उन्होंने इस चुनौती को लिया। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को लिया और उन्होंने इसको बखूबी, पुलिस विभाग की उन्होंने तारीफ की, भूरी भूरी प्रशंसा की, अधिकारियों की तारीफ की। और जैसे एक अभिभावक करता है योगी आदित्यनाथ ने, वैसा पूरे दिन हमने देखा कि दिन भर वो कार्यक्रमों में रहे, समापन के कार्यक्रमों में रहे और लोगों का हौसला बढ़ाया, और आगे का रोड मैप भी प्रस्तुत कर दिया कि अब 1 महीने का प्रयाग में सफाई अभियान चलेगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया था। और बात बात पर नरेंद्र मोदी का उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 1 महीने अभियान चलेगा, प्रयाग के लोग आएं और इसमें श्रमदान करें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कुछ और प्लान हम बनाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरे। स्पिरिचुअल जो इकोनॉमी है, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन है, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कृषि विभाग की तारीफ की कि बहुत अच्छा, सिंचाई विभाग की तारीफ की उन्होंने कि भाई सिंचाई विभाग ने किस तरीके से शुद्ध जल स्नानार्थियों को उपलब्ध कराया। तो आज मंथन में ये बड़ा सवाल है कि इस महाकुंभ से क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पार्टी के अंदर और इस देश की राजनीति में एक महायोगी बनकर उभरे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल। महाकुंभ, महायोगी, आज ये मंथन का विषय है। और महायोगी इसलिए कह रहे, महायोगी तो भगवान शिव को कहा जाता है, लेकिन ये मेरा परिप्रेक्ष्य योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व का प्रचंड स्वरूप देखने को मिला, एक प्रशासक के तौर पर, एक अच्छे मैनेजर के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक संत के तौर पर, एक महामंडलेश्वर के तौर पर, बहुत सारे रूप योगी आदित्यनाथ के इस महाकुंभ में देखने को मिले। और उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को बहुत धैर्य के साथ में, बड़े शिद्दत के साथ में चीज़ों को किया, ये वास्तव में ठीक है। उनके आलोचक हो सकते हैं, उनकी बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं लगेंगी, और ठीक वाजिब बात है कि नहीं भाई, हर व्यक्ति विचारों से सहमत नहीं हो सकता। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रबंधन किया वो काबिले तारीफ है। और इंटर द पार्टी के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो गया इस महाकुंभ से, और उसके लिए मैं देख रहा हूं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए पार्टी में भी कवायद देखी जा रही है। दूसरे नेता भी महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर बयान दे रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस आयोजन के पूरे केंद्र बिंदु में तो योगी आदित्यनाथ ही थे। तो जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो लाभ है, जो कद है योगी आदित्यनाथ का, वो क्या महायोगी जैसा हो गया है क्या? और विपक्ष के लिए ही नहीं, योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के अंदर जो उनके विरोधी हैं और जो मोदी की बात खुद को रखते हैं, वो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए बड़ी चुनौती है। पूरा अगर हमने देखा एक चीज़ आज हमने वाच की, और हमने यही दोपहर में इस कार्यक्रम को तय कर लिया था कि जिस तरीके से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों को, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को रखते थे, और 14 के बाद जिस तरीके से मोदी ने स्वच्छता कर्मचारियों के साथ भोजन, उनका सम्मान, इनका सम्मान, बहुत सारी, और यहाँ तक कि अंदाज भी योगी आदित्यनाथ ने लगभग वही रखा। और ऐसा कोई कदम नहीं रहा जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम न लिया हो। पग पग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ ने बार बार मोदी को क्रेडिट देने की कोशिश की, या मोदी को क्रेडिट दिया। लेकिन योगी और उनके जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद अब भारत की राजनीति में इतना विराट हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि वो राजनीति के महायोगी इस आयोजन के बाद बन गए हैं। और इसका बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा। आज योगी का अंदाज क्या रहा, उसे सुनिए। अर्थव्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या, दुनिया बहुचक है, आश्चर्यचकित है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। ये पहले भी संभावना थी, पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैनीसारण, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, और आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, ये अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है, और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने। प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे। कुछ भी, सब कुछ दिखाई देता था, कहां पे कितने लोग हैं, कहां पर कितनी स्वच्छता है, कहां पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है, और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। सरकार ने तय किया है प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। योगी ने कुंभ के अवसर पर सफाई कर्मियों को, स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये कहा कि भाई मिनिमम वेजेस उनको देंगे, क्योंकि वो 8-9 हज़ार में संविदा में काम करते हैं, उससे काम चलता नहीं है। तो बहुत सारी योजनाएं और भी वो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए लाने वाले हैं। लेकिन आज मंथन में हम यही सवाल योगी के राजनीतिक कद पर हम बात करेंगे कि महाकुंभ में जो उन्होंने कहा कि आस्था और अर्थव्यवस्था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आस्था और अर्थव्यवस्था। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को कराया, संपन्न कराया, साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वो भी बड़े काबिल तारीफ है। और जाहिर सी बात है कि यही चीज़ें होती हैं कि आप काम बढ़िया करिए और काम बढ़िया दिखना भी चाहिए। अगर दिखेगा तो जाहिर सी बात है आपको माइलेज मिलेगा। तो आज मंथन इसी बात पर है कि क्या योगी आदित्यनाथ भारत की राजनीति में एक महायोगी बनकर इस आयोजन के बाद उभरे हैं, ये सवाल होगा। हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद, आभार मनीष जी। महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी आपका भी स्वागत। रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आपका ये बहुत स्वागत। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। चंदन मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वर्षों का अनुभव है,
हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं। चंदन जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी को। आज चूँकि केवल विश्लेषकों पत्रकारों को ही हमने ज़्यादा रखा है, सामाजिक चिंतक हैं, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल लोग आज चर्चा में हमने नहीं रखे हैं, क्योंकि दावे प्रतिदावे फिर उसमें चर्चा डिरेल होती है। शुरुआत मैं अजय शुक्ल से करूंगा। अजय जी, मैं सीधे आपके ही पास आ रहा हूं। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चीज़ों को किया है, जिन चीज़ों को यहाँ मुझे लगता है कि अजय जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो मैं ओम सुधा को एड्रेस करूँगा। डॉक्टर ओम सुधा, लाख बहुत सारी बातें की जाएं कि ठीक है, बहुत सारी खामियां निकल सकती हैं व्यवस्था में। निश्चित तौर पर जब हम कोई घर में एक काम करते हैं, छोटा सा बर्थडे करते हैं, तो बहुत सारी इसमें खामियां निकलती हैं और वो हम अरेंज करने में बहुत हमें पसीने आ जाते हैं। 67 करोड़ से ज़्यादा का आयोजन और उसके बाद इतने सारे लोगों ने दर्शन किए, डुबकी लगाई। तमाम अन्य जो तीर्थ क्षेत्र थे वहाँ भी लोग गए, अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, सब जगह लोग गए। इतना सारा आयोजन करना कोई हंसी खेल का काम नहीं था। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस महाआयोजन में बधाई के पात्र नहीं है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने आज सारा क्रेडिट अपने जो मातहत लोग थे, कर्मचारी थे, सबको दिया उन्होंने और ये कहा। लेकिन जाहिर सी बात है, राजनीतिक क्रेडिट या जो व्यवस्था का क्रेडिट या कप्तान का क्रेडिट तो योगी आदित्यनाथ को मिलना ही चाहिए। डॉक्टर ओम सुधा। आदित्यनाथ का जो है पार्टी के अंदर कितना कद बढ़ा घटा, ये तो मुझे लगता है जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन यह जो इस बार का जो महाकुंभ मेला लगा है, मुझे लगता है कि पिछले एक दशक की कोरोना के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर याद रखा जाएगा। जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ मची, लोगों की मौतें हुई, मौत को छुपाया गया, और जिस तरह से वहां पंडाल में आग लग रहे थे, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, जिस तरह जो है ये सरकार न केवल महाकुंभ को सिस्टमेटिक तरीके से कराने में फेल्योर रही, बल्कि रेलवे को भी उसी तरह चलाया गया। ट्रैफिक जाम जो हुआ, ऐतिहासिक ट्रैफिक जाम हुआ, वो सब हमने देखा। और उसके बावजूद भी गलती मानने के बदले यह सरकार जो है कह रही है कि जिनको वहां लाश दिखी वह जो है गिद्ध थे और जिनको गंदगी दिखी वो जो है सुअर थे। एक तस्वीर आज वायरल है सोशल मीडिया पे, मैं टैब में दिखा रहा हूं, ये योगी जी की है। ये गंदगी सफाई कर रहे हैं, अगर दर्शकों को दिख पा रहा हो तो देख लीजिए। तो भाई ये गंदगी आज योगी जी को भी दिखी होगी। तो जब ये गंदगी दिखी तो मुझे इनका ही बयान याद आने लगा कि जिनको गंदगी दिखी उनको पता नहीं ये क्या कह रहे थे। योगी जी आज इसी गंदगी को साफ कर रहे थे, तो एनजीटी का जो वो आया कि जो है पानी का जो है मसला था कि कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। तो मुझे लगता है कि यह एक पूरी तरह से एक फेल्योर जो है फंक्शन था। लेकिन हो सकता है इससे योगी जी का कद बढ़ गया हो पार्टी में, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह मौतें हुई, भगदड़ हुई, पंडालों में आग लगी, रेलवे की व्यवस्था रही, ट्रैफिक की व्यवस्था रही, सड़क बदहाल हुए, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया, पूरी व्यवस्था तहस नहस रही। एक पहलू है। दूसरा पहलू उन्होंने आज जो है सफाई कर्मचारियों का जो मामला, उन्होंने सफाई कर्मचारियों को 10,000 बोनस दिया। भैया 10,000 बोनस नहीं चाहिए सफाई कर्मचारियों को। हम लोग सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि आप सीवर की सफाई मशीनों से कराने लगिए। सीवर में हर साल हजारों लोग पूरे देश में सीवर में मारे जाते हैं। अगर आपको सफाई कर्मचारियों के लिए ही करना है तो सीवर की सफाई जो है आप मशीनों से कराने लगिए। आप हमारे साथ, हम सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर मत खाइए, उस बात वो हमको नहीं चाहिए। सीवर की सफाई मशीनों से हो। दूसरा, यह जो आपने कर दिया है, जो सफाई कर्मचारी हैं उसका आपने कर दिया है ठेकेदारी में दे दिया है। उनको जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। अगर सफाई कर्मचारियों के लिए ही करना था
तो आप ये करिए। लेकिन हुआ क्या, 7,500 करोड़ तकरीबन बताया जा रहा है जो खर्च हुआ। मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं को फेल कर दिया गया, पूरी व्यवस्था वीआईपी कल्चर में लगी रही, और 7,500 करोड़ में तो मुझे लगता है 5,000 करोड़ खाली चेहरा चमकाने पे खर्च हुआ है। पूरा यह जो महाकुंभ था यह प्रचार कुंभ था। और आज मैंने एक शंकराचार्य का बयान भी देखा, वो बता रहे हैं यह सरकारी आयोजन था, सरकारी कुंभ चल रहा था। तो मुझे लगता है कि उस जो है शंकराचार्य की बात मैं बोलूंगा तो कुछ लोग हट भी कर जाएं, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह सरकारी महाकुंभ था। और हमने जो देखा, हमने जो महसूस किया, वो यही महसूस किया यह पूरी तरह से फेल कार्यक्रम था। भले ही इस कार्यक्रम के सहारे योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन जाएं, लेकिन वो जो मौतें हुई है महाकुंभ में, उन परिवार के लोगों के बारे में भी जरा आज बोलना था योगी जी को। धन्यवाद। ठीक है, महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक की तरफ मैं रुख करूंगा। महेंद्र प्रताप सिंह, ओम सुधा ने जो बातें कही वो उनके अपने विचार हैं और हर व्यक्ति को इस भारत में अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ समापन कार्यक्रम में जगह जगह उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया इस देश के सामने कि भाई किस तरीके से आस्था से आर्थिक जो जुटान हो रहा है उससे बहुत सारी चीज़ें इस उत्तर प्रदेश की और देश की सुधर रही हैं। तो क्या एक दुर्घटना जो हुई उसके कारण क्या योगी जी के सारे योगदान को खारिज किया जा सकता है क्या, महेंद्र प्रताप सिंह? दुर्गेन जी नमस्कार। मैं आपने जो बात कही है मैं निवेदन पूर्वक अपनी बात रख रहा हूं। देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे तो मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, ये दो आदर्श हैं हमारे सामने, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को जीवित रखते हुए और अपने साम्राज्य को चलाया। राजा कैसा होना चाहिए, मेरे को लगता है योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं का अनुसरण किया है। ये जो दो महान मूर्तियां हुई हैं भारत के इतिहास में जी, राजा की जो दृष्टि होना चाहिए ना। अभी ये कह रहे हैं कि सरकारी आयोजन कोई शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। अरे भैया, भारत में 1947 के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं ये सरकार के पास है, और जब इतना बड़ा जमावड़ा होगा तो उसके लिए जो प्रशासनिक अमला लगेगा वो तंत्र तो सरकार का ही है ना। तो आप अगर सरकार के लोग उसको मैनेज कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे कि सरकारी आयोजन। आप बताइए कौन सा ऐसा आयोजन है, 1,00,000 2 लाख लोग भी कहीं अगर इकट्ठे होते हैं तो वहां पे पुलिस का प्रशासन लगाया जाता है, एसडीएम की ड्यूटी होती है कि भैया आप जाओ वहां पे प्रबंध के लिए। तो मेरा एक है ना, देखिए कुछ मामलों में हमको बहुत सहृदयता से बड़ा मन रखते हुए बहुत सारी चीजों को स्वीकार करने का, अगर हम हर जगह अपना छोटा मन दिखाएंगे ना, तो ये छोटा मन जो है ना, ये कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना नेपथ्य में हमारे पीछे जो हमारे साथ दुर्घटनाएं हुई ना, कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चे के साथ कभी कोई घटना हो जाती तो जीवन भर वो उस घटना से बाहर ही नहीं निकल पाता जी। तो ये उस तरह की बात है। मेरा एक है ना कि कुछ चीजों को अप्रिशिएट करने का मन होना चाहिए। और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी चल रही है। अभी छावा करके एक जो मूवी आई है वो पूरा देश देख रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और अहिल्याबाई होलकर एक प्रशासक के रूप में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उन्होंने किस तरह से स्थापना की, इसका अनुसरण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उन्होंने इस बात को बिल्कुल परिपूर्णता के साथ साबित किया है कि एक राजा का राजधर्म क्या होता है। अगर वो, अब देखिए, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है और हुई है। और दुर्घटना, मैंने पिछली बार हम लोग संभवतः परसों जब हम डिबेट में थे तो हम लोगों ने, मैंने कहा था कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्घटना के लिए जो भी जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ भी अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद लोगों को पारितोषिक दे रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो उस घटना के लिए दोषी थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके कारण आप योगी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो भी लोग लगा रहे हैं उनको थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए कि 60 करोड़ 67 करोड़ ये छोटा फिगर नहीं है। इस फिगर की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है,
और एक एक घटना से अगर आप उसका आकलन करेंगे तो ये ठीक नहीं है। यही मेरा निवेदन है। बहुत धन्यवाद। लगातार महेंद्र प्रताप सिंह आप बने रहिए। मुझे एक ब्रेक का इशारा हुआ है, मैं एक अल्प विराम पर जा रहा हूं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और योगी आदित्यनाथ ने वो सब काम किए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाते हैं, इबारत लिखते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ इतना बड़ा आयोजन कराने के लिए, उसका सर्टिफिकेट भी योगी आदित्यनाथ ने ग्रहण किया। और राजनीतिक परिदृश्य की तरह अगर इसको देखें तो अब ये भी चर्चा हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जहां से इतिहास बनता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनता है, ठीक उसी तरीके से सीएम योगी ने भी एक रिकॉर्ड दर्ज कराया है और वो अपने कद को बड़ा करते जा रहे हैं राजनीति में भी और एक प्रशासक के तौर पर। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चंदन मिश्रा का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे देश भर के लोग आए और इस आयोजन की सराहना की है। चंदन मिश्रा साहब, अभी जिस तरीके से महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक उन्होंने कहा कि भाई अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए जो भगदड़ घटनाओं के जिम्मेदार हैं, वो चाहे दिल्ली की स्टेशन की घटना हो चाहे यहाँ की हो। एक बात यह है, लेकिन सब इन सब से इतर अभी बिहार का चुनाव बहुत जल्दी में, आप बिहार झारखंड में आपने लगातार काम किया, पूरे देश में काम किया, इस समय आप बिहार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिहार में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ का कद जिस तरीके से एक हिंदुत्व के आइकान के रूप में, एक प्रचंड हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में जो कद उनका बढ़ा है और राजनीति में एक महायोगी की दशा को वो प्राप्त होते नजर आ रहे हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर क्या कहीं ना कहीं नेताओं को दिक्कत होगी कि भाई योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद अब कोई है नहीं योगी आदित्यनाथ के अलावा? चंदन जी अनम्यूट करिए। जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए कृपया। मैं कह रहा हूँ कि दुर्गेश जी, बहुत दिनों के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। आपको नमस्कार सबको। आपने कई सवाल एक साथ डाले हैं महाकुंभ के मद्देनजर, और मुझे लगता है कि दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं अपने दो साथियों को सुन रहा था, एक सामाजिक चिंतक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एकदम बिल्कुल आक्रमण किया है योगी जी की पूरी व्यवस्था पर, और संघ विचारक ने जो बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं उन बातों को रखा है जो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। खैर, दोनों विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। इतने बड़े आयोजन में दुर्घटना होना, थोड़ी बहुत व्यवस्था होना, ये कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हर जितने कुंभ हुए हैं अब तक हुई हैं। मैं तो कहूँगा कि इस बार जितने लोगों की संख्या जुटी है, इवन कि मैं हर इलाके से पूरे देश में वैसे ऐसे लोगों को कुंभ स्नान और कुंभ में डुबकी लगाते देखा गया जो कभी उसके पहले शायद गए नहीं होंगे। अभी तक महाकुंभ के बारे में यही कहा जाता था कि यह साधु संतों का त्योहार है, उसका गांव देहात से लोग चले गए, कुछ धर्मानुरागी लोग चले गए तो बहुत है, लेकिन इस बार हर गांव, हर क्षेत्र, हर प्रदेश के लोग वहां पहुंचना चाह रहे थे और लोग पहुंचे भी। तभी संख्या 67 करोड़ या 66 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ये तो एक विषय हुआ, और इसमें जो दुर्घटनाएं हुई उसके लिए सब लोग चिंतित हैं। दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। रोकने के लिए जो योजना बनी थी, जो कार्य होने थे, वह शायद कहीं फेल्यूर हुआ है। उसके लिए दोषी को जरूर दंड मिलना चाहिए, दोषियों को। ये तो सरकार और प्रशासन का काम है। लेकिन बात आपने राजनीति की कही है दुर्गेश जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है
मुझे लगता है कि योगी जी एक सफल सरकार चलाने के रूप में सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जो कुंभ है उसको उन्होंने चुनौती के रूप में लिया था। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय तक लगातार इतने बड़े आयोजन में, यहाँ पे तो घर में शादी भी है, तो 100, 200, 500 लोग आ जाते हैं तो कई फूफा नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने में जो गार्जियन होता है घर का, वो परेशान हो जाता है, बाल बच्चे भी लग पड़ते हैं, लेकिन फूफा लोग नाराज रहते ही हैं। तो नाराज हैं समाज में, देश में कई ऐसे लोग हैं, कई समाज हैं, कई संगठन है जो योगी जी के इस कार्य से खुश नहीं होंगे, नाराज ही होंगे। लेकिन प्रश्न उसका नहीं है कि आम आदमी, में भी संयोग से गया था महाकुंभ स्नान करने, और मैं लोगों के चेहरे पढ़ रहा था, लोगों की प्रतिक्रियाएं। आम आदमी जिसे कहते हैं ना कि हर क्षेत्र के लोग, न जाति, न धर्म, न क्लास, कोई क्रीड, न कास्ट, हर लोग वहां डुबकी लगा रहे थे और प्रसन्न मन से अपना रहे थे। कुव्यवस्था का कहीं भी मैं खुद भी, ठीक है मुझे कुछ पैदल चलना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आनंद का ही विषय था जी। कि मैं कहीं ना कहीं भावना लेके, तो आम आदमी के मन में यही विचार सामने आया कि अब मैं थोड़े 1-2 पुलिस वालों से उलझा भी, लेकिन पुलिस वाले उत्तेजित नहीं हो रहे थे। मैंने कहा क्या वीआईपी कल्चर बना दिया, गाड़ियां अंदर जा रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस वालों की दाद देनी पड़ेगी कि वो सारे कुछ सुनने के बावजूद वो अपना पेशेंस कहीं नहीं खो रहे थे। हाँ, उसी पेशेंस की तारीफ की है योगी जी ने आज, कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा लोगों से व्यवहार किया, जबकि ऐसी अपेक्षा की नहीं जाती उत्तर प्रदेश और बिहार वाले पुलिस से। उत्तर प्रदेश में कब कौन पुलिस वाला कब बदमिजाज हो जाए, किसके साथ क्या कर डाले, लेकिन ये बातें सब कॉर्नर से आ रही थी। ये दुर्घटना हुई है, वो सच में चिंताजनक है और ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब प्रश्न है कि राजनीतिक लाभ, योगी जी सच में एक ऐसे प्रशासक के रूप में सामने आए हैं जो निर्भीक हैं, निडर हैं और बड़े फैसले लेने वाले हैं। और जब कोई प्रशासक ऐसे फैसले लेता है, उन्होंने आज जो अपना भाषण का समापन भाषण थोड़ी देर मैं भी सुना था, उन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन में कहीं छिनते नहीं हुई, किसी के साथ छेड़खानी नहीं हुई, कोई लूट नहीं हुई, कोई इस तरह की बड़ी दुर्घटना को छोड़ दें तो उसको लेके, तो ये सच में बड़ी बात है दुर्गेश जी कि अगर कोई नहीं, तो यहाँ पर तो एक मेला लगता है गांव में, तो न जाने कितने लोग छेड़खानी का शिकार हो जाते हैं, कितने लोगों के पॉकेट में चोरी हो जाती है, कितने चैन छीन लिए जाते हैं। लेकिन कम से कम इतनी बड़ी जो मैंने कहता ना, इतने बड़ा आयोजन में कोई इस तरह की घटनाएं ना होना, और कहीं कोई इस तरह की छेड़खानी नहीं, कोई छिनते नहीं, कोई बदमाशी नहीं, किसी की कोई हत्या या कोई उपद्रव नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह आयोजन सफल रहा। और दूसरी की योगी जी बिहार का संदर्भ हो या चुनाव के बारे में कहें हम, या फिर दल के अंदर की बात हो, योगी जी सच में एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार होंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि योगी जी अपने आप में संगठन के अंदर उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है, अपना जो राजकाज चला रहे हैं जिस ढंग से, और उनके जो विचार हैं, कम से कम इतना तो तय है कि वह भ्रष्टाचार, अराजकता से निकल के बाहर लाने के लिए राज्य में प्रयास कर रहे हैं। और इस बड़े आयोजन के लिए निसंदेह उनको अंक दिया जाना चाहिए। 1-2 फेलियर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन 90 अगर 100% में 80-90% अंक उन्हें दिए जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उनको मिलना चाहिए अंक। और क्योंकि आयोजन तो भाई ओम सुधा जी के घर पे भी होते होंगे, उनके गांव देहात में, उनके मोहल्ले में भी आयोजन होते होंगे, कई दुर्घटनाएं हो जाती होंगी, उसके लिए उस आयोजक कर्ता को तो पूरे तौर पर कटघरे पे नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, दुर्घटनाएं रोकी जानी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर महाकुंभ जो है योगी जी के लिए सफल प्रमाण पत्र देकर जा रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है चंदन मिश्रा जी ने कही। एक बात उन्होंने कही कि योगी जी ने बड़े निर्भीक तरीके से निर्णय लिए। योगी जी निर्भीक हैं, लेकिन संगठन के अंदर उनके विरोधी बड़े भयभीत हैं अब इस वाले कुंभ के बाद, और वो कह रहे हैं कि अब तो कोई चांस ही नहीं बचा है। महेंद्र प्रताप जी भी इसकी कहीं ना कहीं पुष्टि कर रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो मुस्कुरा के इस बात पे हामी भर रहे हैं, हमारी बात से सहमत जता रहे हैं कि अब बस मोदी की बात, योगी के आगे पीछे कोई दूर दूर तक नजर आ नहीं रहा है। कुल मिलाकर संगठन की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो ये स्थिति है। संघ और संगठन में जो जिस तरीके से योगी का प्रभाव बढ़ा है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। रजनीकांत जी की तरफ मैं रुख करूंगा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीकांत जी, एक तो अब एक और विवाद खड़ा हुआ, आज वो नैरेटिव बनाया गया या कहा गया या उकसाया गया, कहा गया भाई राहुल गांधी ने कुंभ में डुबकी नहीं लगा दी या उद्धव ठाकरे ने डुबकी नहीं लगाई,
वो सनातन विरोधी हैं। तो मोहन भागवत ने भी डुबकी नहीं लगाई, जहां तक मैं देखता हूं, मुझे तो नहीं दिखे कहीं वो डुबकी लगाते हुए। तो ये कोई पैमाना होगा क्या कि फला डुबकी लगाए, रजनीकांत जी डुबकी लगाएंगे तो सनातनी है, और दुर्गेंद्र चौहान नहीं लगाएंगे तो वो सनातनी नहीं है? ये कौन सा पैमाना? ये सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसने दे दिया? रजनीकांत जी अनम्यूट करिए। थोड़ा सा मैं आपका प्रश्न जरा सुन नहीं पाया था। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अब महाकुंभ का समापन शानदार तरीके से योगी आदित्यनाथ ने किया, उन पर हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव, एक बात आज और उछाली गई मीडिया के जरिए और इस वातावरण में। वो कहा गया कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे डुबकी लगाने नहीं गए, वो सनातन विरोधी हैं, वो सनातन का लगातार विरोध करते रहे हैं। तो राहुल गांधी की माता 2001 के कुंभ में सोनिया गांधी डुबकी लगाने गई थी, तो क्या वो सनातन समर्थक थी? जबकि वो तो ईसाइयत से आती हैं, ईसाई परिवार में पैदा हुई, तब उन्होंने लगाई थी। मोहन भागवत भी इस पूरे आयोजन में मुझे कहीं डुबकी लगाते नहीं दिखे। अगर आपको दिखे हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या कोई डुबकी लगाएगा तभी सनातनी होगा, या रजनीकांत जी ने डुबकी लगा ली तो रजनीकांत जी के पास सर्टिफिकेट आ गया, जैसे कोरोना का सर्टिफिकेट हम लोग लटका लेते थे गले में कि भाई वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगी है, और दुर्गेंद्र चौहान ने नहीं लगाई तो फिर वैक्सीनेटेड नहीं है, इनको प्लेन में घुसने नहीं दिया जाएगा, इनको ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया? क्या इस तरीके का नैरेटिव ठीक है क्या इस देश में, रजनीकांत जी? मुझे लगता है इस तरह का सवाल उठाना वाजिब नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थिति जब होती है, किसी इंसान की कोई जा पाता है, किन्हीं परिस्थितियों में नहीं जा पाता, तो उसके लिए रैदास जी कह भी गए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, तो बहुत से लोग नहीं जा पाए। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इस तरह का नैरेटिव, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की बात अगर उठ रही है कि साहब वो जो नहीं जाएगा वो सनातनी नहीं है, नहीं, वो तो आज बाकायदे राहुल गांधी को कहा गया कि भाई उन्होंने, नेता विपक्ष है, उनसे सवाल बनता है, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, वो सनातन विरोधी हैं, तो ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये मेरी निगाह में अब ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आउटलुक है कि वो इस नैरेटिव को कितना भुनाना चाह रही है, कितना क्या करना चाह रही है। लेकिन मेरी निगाह में ये बात जमती नहीं कि साहब वो जो जिसने डुबकी लगा ली वो तो सनातनी हो गया, जो डुबकी नहीं लगा पाया किन्हीं वजहों से वो सनातनी नहीं। तो ये नैरेटिव मुझे नहीं लगेगा बहुत बीजेपी के लिए बहुत गुणकारी है। अच्छा, इस महाकुंभ की सफलता के बाद, महासफलता के बाद, मैं कह देता हूं इसको, वो घटना अगर मौनी अमावस्या की घटना को आप थोड़ा सा किनारे रख के बात करें तो निश्चित तौर पर यह महासफलता है। तो योगी आदित्यनाथ को आप कहां खड़ा देखते हैं भारतीय राजनीति में? मैं सीधे सीधे मुनाफे और घाटे की बात करता हूं, नफे नुकसान की बात करता हूं राजनीति में, क्योंकि योगी जी साधु संत जरूर हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ माला जपने के लिए राजनीति नहीं करना है, जाहिर सी बात है। जहां तक आपने राजनीति का प्रश्न उठाया है कि योगी जी का कद कहां तक पहुंच गया, और इस महाकुंभ के सफल, निश्चित रूप से महाकुंभ का आयोजन जो है बहुत सफल था। मैं भी गया, जैसे चंदन मिश्रा जी ने बताया, और मैं जानबूझ करके बिल्कुल आम आदमियों के बीच में गया, बाकायदा पैदल जा करके गया और आया। मुझे तो नहीं लगा किसी के मन में ये भाव, जैसे उन्होंने कहा कि साहब ये क्या कहते हैं, कौन जात है कौन धर्म है, कौन कहां से आया है क्या नहीं आया। सब लोग जो आए थे वो प्रफुल्लित दिख रहे थे और मतलब कोऑपरेटिव थे आपस में, मतलब अपने रास्ते चले जा रहे थे, अपने रास्ते आ रहे थे। अब जहां राजनीति वाली जहां तक बात आपने उठाई, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात पूछी है कि ये सवाल तो उठने लगा है ना। मोदी जी को भी अब केंद्र में 11 साल हो गए, और जैसा कि नियम है कि 75 साल, तो अल्टीमेटली सुपर एन्यूएशन समय कभी ना कभी तो उनका भी आएगा। तो आफ्टर मोदी हु जी, ये सवाल लंबे समय से तैरने लगा है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए गठन हुआ 1980 में, तब से लेकर के एक जनरेशन थी, तो एक भारतीय जनता पार्टी में भी एक जनरेशन चेंज आप देख रहे हैं। और उसमें जो है वो जनरेशन चेंज में ये देखिए आपकी उत्तराखंड में धामी, महाराष्ट्र में फडणवीस, मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में भजनलाल शर्मा जी, रेखा गुप्ता जी, नायब सिंह सैनी जी, ये सब नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट है बीजेपी की, जो 50 से 60 के अराउंड है। अब सवाल आता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन में, जब ये सवाल आता है तो देखिए नरेंद्र मोदी जी
संघ विचारक दोनों बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से जो मैंने महसूस किया वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचारक को हेड शिक्षक बना के भेजती है। तो नरेंद्र मोदी जी को आप उनका हेड शिक्षक समझ लीजिए, जिसका दायित्व ये है कि वो एक योग्य उत्तराधिकारी तैयार करे। अब यही तो दुविधा है मोदी जी की। मोदी जी की दुविधा यही है। अब क्या करेंगे वो? एक ने दावा कर दिया कि भाई मैं ही हूं। तो मैं आ रहा हूं, मैं प्रताप आ रहा हूं जी। आपकी आवाज थोड़ा रुक रही है मेरे से। मैंने कहा कि यही तो दुविधा है नरेंद्र मोदी जी की। ये दुविधा का हल कैसे होगा? नहीं, आप याद कीजिए, कुछ समय पहले एक फोटो छपा था जिसमें नरेंद्र मोदी जी एक आयोजन के बाद योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का राजभवन है जहां वो टिके हुए थे, और वो राजभवन की फोटो है जी। वो फोटो भविष्य का मुझे तो आईना लगती है। ठीक है। देखिए, उनका काम एक आरएसएस के हिसाब से, आरएसएस की जो प्रणाली रही है उसके हिसाब से उनका काम, मोदी जी का काम तलाश करके जितने भी नए यंग जनरेशन के लोग हैं उनको तलाश करके तैयार करना था। और आप याद करिए जरा सा कि मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था एक अपने भाषण में, मुझे वो समय याद नहीं, उन्होंने कहा था हमको देश को चलाने के लिए एक अच्छा ठेकेदार चाहिए, और हमको नरेंद्र मोदी में एक अच्छा ठेकेदार मिल गया है। ठीक है, बड़ी बात है, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं। महेंद्र प्रताप 10 सेकंड, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बोलिए जी। मेरा निवेदन ये है, जितने वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। देखिए 1980 में भाजपा बनी तो हिंदू तन मन हिंदू जीवन कहने वाले अटल जी नेता बने, फिर सोमनाथ से रथ यात्रा निकालने वाले अडवाणी जी नेता बने, उसके बाद मोदी जी नेता बने, अब योगी जी में लोग भविष्य देख रहे हैं। मैं एक बात जितना राजनीति को समझता हूं उतना बता रहा हूं, भाजपा का अगला नेता वही होगा जो हार्डलाइनर होगा, और ये कंटिन्यू होने वाला है, ये कंटिन्यू होने वाला है। ये बड़ी बात है। तो अब तो हमने इस कार्यक्रम में कह दिया कि हिंदुत्व के भारत क्या पूरी दुनिया में इतने बड़े आइकान है ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा प्रचंड हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइकान, जितने भी शब्द हैं वो इस्तेमाल आप कर लीजिए, उनके इर्द गिर्द दूर दूर तक नहीं है। दूसरे लोगों को वेश बनाना पड़ता है, माला पहनना पड़ता है, भगवा पहनना पड़ता है, माला जपना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके तब वो इम्पैक्ट ला पाते हैं। और योगी जी यूं ही निकल जाते हैं तो वो इम्पैक्ट आ जाता है। तो जाहिर सी बात, ये तो इसमें तो इतना तो फर्क ही है। मनीष शर्मा की तरफ मैं रुख करूंगा। मनीष शर्मा, ये संगठन की बात है, अंदर की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या सारे लोगों को, हम सबको, सभी को, आप छोड़ दीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने किसको गिद्ध कहा, किसको सुअर कहा, क्यों कहा, क्या नहीं कहा, ठीक है, पॉलिटिकल बात हो सकती है, लेकिन क्या इतने बड़े आयोजन के लिए हम उत्तर प्रदेश के लोग, हम इस भारत के लोग क्या गर्व नहीं कर सकते? मनीष शर्मा। नहीं, मैं तो पहले भी आपसे कहता रहता था कि देखिए ये जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको आमतौर पे किसी भी सत्ता के दौर में ये बहुत सहजता से बीतती है, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम संकटों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद। ये 2012 में भी आप ऐसी शिकायत नहीं देखेंगे, वो 2000 जो आप 25 की बात कर रहे हैं। तो एक तो मैं बार बार इस पे बोलता हूं कि इसको किसी सरकार को अपनी उपलब्धि की तरह बतौर नहीं देखना चाहिए। एक कंटिन्यूटी है वो सांस्कृतिक विरासत का, एक कंटिन्यूटी है, वो चल रही, उसमें जो सरकार उस दौर में रहती है वो उसका काम होता है मदद करना, और उसका काम होता है व्यवस्था करना। ये पहली सरकार है जिसने ये मैसेज दिया कि जैसे वही आयोजन करवा रही है, उसी आयोजन नहीं, लेकिन मैं थोड़ा इस जगह आपको रोक रहा हूं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है, सरकार केवल सेवा के लिए लगी हुई, सरकार का आयोजन नहीं है, इसको सरकार का आयोजन मानकर उस चश्मे से मत देखें। विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा इस बात को। नहीं कहा उन्होंने, लेकिन आप जब कुंभ क्षेत्र में जाएंगे तो जिसे लगता है कि पूरे मेले में जैसे योगी और मोदी जी ने ही बुलाया है। आप हजारों बैनर्स, हजारों बोर्ड, आप पूरा इलाहाबाद शहर को देखिएगा, पूरे पूर्वांचल को आप देखिएगा, वो जो विज्ञापन पे इन्होंने खर्च किया है, वो विज्ञापन जो पैसा वहां व्यवस्था में होना था, वो विज्ञापन में, अगर इस बाद में अभी जब जांच होगी दुर्गेन जी, तो ये पता चलेगा आपको कि विज्ञापन पे कितना खर्च हुआ और व्यवस्था पे कितना खर्च हुआ है।
मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि विज्ञापन उसमें ज्यादा खर्च उसमें ज्यादा हुआ होगा। मैं आपको एक ये बात बोल रहा हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कुंभ को देखिए, योगी जी की भाषा में अगर देखा जाए तो हर आदमी अपने अपने नजरिए से देखेगा। जैसे वहां सेलिब्रिटी जब जा रहे हैं, जब वीआईपी लोग जा रहे हैं, जब कुछ बड़े चर्चित पत्रकार जा रहे हैं, कुछ बड़े चर्चित नौकरशाही जा रही है, या कोई बहुत दूर का कोई इस तरह का एक्ट्रेस जा रही है, तो वो तो उसके लिए तो वास्तव में वहां ऐसी व्यवस्था है कि वो उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं। वो तो व्यवस्था को लेकर के बहुत ही शानदार बात करेगा। लेकिन जब लाखों करोड़ों जो है आम लोगों की बात हम करते हैं, यहां तक कि मध्यवर्ग से लेकर के और बहुत ही गरीब हिस्से तक, तो वो अपने बहुत सारे दुख दर्द लेकर के लौटा है कुंभ से। वो जब भी कुंभ को याद करेगा तो वो अपने उस दर्द को भी याद करेगा। 3-3 दिन तक गाड़ियों में रह जाना, 200 किलोमीटर जाम में फंसे रहना, हर जगह व्यवस्था का जबरदस्त आलम, भगदड़ में अपने लोगों को खोना, दिल्ली से लेकर के वहां तक वो करना। तो आप इसको आप अगर योगी जी के नजरिए से देखिएगा, आप अगर इसको सेलिब्रिटी के नजरिए से देखिएगा, तो आपकी बात को मैं भी मानता हूं, मैं भी उससे सहमत हूं, एकदम सहमत हूं कि वो आपकी बात सही है बिल्कुल। लेकिन हम जब कमजोर लोगों के नजरिए से देखेंगे, और देखिएगा अव्यवस्था भी क्यों हुआ। अव्यवस्था भी इसीलिए हुआ कि हमने सेलिब्रिटी को बहुत फोकस कर दिया, और उसके जरिए हमको कुंभ के बारे में बुलवाना था, कुंभ के बारे में हमको बहुत प्रचार करवाना था। इससे सुंदर व्यवस्था तो मैंने देखा नहीं। तो सारा जो फोकस है सेलिब्रिटी की तरफ हो जाने से ही बहुत सारी अव्यवस्था, जाम की अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था, वहां भगदड़ की अव्यवस्था आपको देखेंगे। एक बात तो ये मैं कह रहा था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि उनको पॉलिटिकल माइलेज क्या है, तो ये आप कुछ मैं उदाहरण बस आपके सामने रख करके उस पर कोई फाइनल बात ना बोलते हुए इसको समझा जाए कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, तो और ठीक 22 जनवरी को हो रहा था, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस था, और हमने देखा पूरे देश में राम जन्मभूमि के उद्घाटन का जो प्रचार था, विज्ञापन था, जितना घरों पे भगवा झंडा था, उतना 26 तारीख को आप देखेंगे कि वहां हमारा भारत का तिरंगा झंडा नहीं था। घर घर उसके लिए जो है आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया, और राम मंदिर को के बारे में ये सोचा गया कि ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी पूरी ताकत से बीजेपी को ये स्थापित करेगी। लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश गढ़ी उसका संकट में पड़ गया, अयोध्या खुद संकट में पड़ गया, बनारस में प्रधानमंत्री जी आप समझिए कि वो बस उनको आप जितना नहीं कह सकते हैं, वो हारते हारते बचे हैं। वो 5 लाख की लीड लेने वाले, 6 लाख की लीड लेने वाले आपके 1.5 लाख की लीड में 1,40,000 की लीड में आ गए। मेरा ये कहना है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी कुंभ को लेकर के, कि अगर आप ये सोचते हैं या योगी जी ये सोचते हैं कि पार्टी के अंदर वो बड़े लीडर हो गए, और दूसरा अगर ये सोचते हैं कि राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में हम एकदम स्थापित हो गए, हमको लगता है कि बहुत ही मैं देखा लीजिए कि एक पिछले अनुभव इसको सही नहीं ठहराते हैं। पिछला अनुभव अगर आपको एक और याद दिलाते हो, अपनी बात बंद करूंगा, कि अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, और उन्होंने साइनिंग इंडिया का नारा दिया पूरे देश में। इसको इतना प्रचारित किया गया, देश नीचे बहुत दुर्दशा में था, लेकिन उस पर नमक रगड़ा गया और कहा गया कि इंडिया साइनिंग कर रहा है जी। तो उसी तरह आप समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता संकट में है, अगर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, महंगाई दर बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से पलायन बहुत ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि कुंभ के बारे में बहुप्रचार जो है वो जनता को चिढ़ाने की तरफ भी ले जाएगा, उसके अंदर गुस्सा भी पैदा कर सकता है। और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से उनको झटका लगा, कुंभ भी कोई भरोसे का उनके लिए अभी न पार्टी के अंदर और न समाज के अंदर कोई ऐसा हमको भी नहीं दिखता कि इसको लेकर के कोई अभी भविष्यवाणी की जानी चाहिए। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बने रहिए। महेंद्र सिंह, बल्कि महेंद्र प्रताप से तो बात हो गई। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार। दरअसल मेरे लिए कभी कभी ये धर्म संकट हो जाता है कि जब 2 महेंद्र होते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। एक प्रताप हैं और एक सिंह हैं। महेंद्र सिंह की तरफ मैं रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, अब मनीष शर्मा ने बिल्कुल अलग तरीके से इसको गणित बता दिया, लेकिन मैं इसे इस तरीके से देख रहा हूँ पार्टी के अंदर। हो सकता है कि ये मेरा एक चश्मा हो, उस चश्मे से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राम मंदिर का आयोजन था वो मोदी कमांडेंट था और कुंभ योगी कमांडेंट है। इसके कमांडेंट योगी हैं, उसके कमांडेंट मोदी थे। वो फेल हुआ तो उत्तर प्रदेश हारे हों, चाहे देश में कम सीटें रह गई हों, उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये योगी कमांडेंट है और योगी ने दिखा दिया कि वो कमजोर नहीं है पार्टी के अंदर भी, प्रशासन के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर। जैसे रजनीकांत जी ने कहा कि बहुत एक नेतृत्व पर मतलब जगह जगह पीढ़ी बदल रही है, पीढ़ी बदली है, लेकिन क्या मोहन यादव
अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या रेखा गुप्ता खड़ी हो पाएंगी? क्या धामी की हैसियत है? क्या शर्मा जी की हैसियत है? क्या राजस्थान वाले? लेकिन योगी की हैसियत है, वो पिछले दिनों आंखें दिखा चुके हैं। तो योगी डिफरेंट मैटर और डिफरेंट मटेरियल। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पर आप योगी को कहां देखते हैं। दूसरी बात, एक योगी जी ने खुद कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, उन्होंने कहा, वेद व्यास जी ने जो कहा था 5000 साल पहले कि भाई आस्था से ही अर्थ, आस्था से ही जो उपभोग है, तो आस्था से अर्थ भी मिल रहा, उपभोग भी मिल रहा। तो वो कह रहे हैं आस्थावान इकोनॉमी वो डेवलप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये दो बड़े मेरे सवाल हैं और मुझे लगता है कि यही सवाल पर्याप्त है फिलहाल इस चर्चा को अंतिम विराम देने के लिए। मैं पहले आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूं और मेरा मानना है, मेरी अपनी भी इस मामले में एक अंडरस्टैंडिंग है कि पूरी दुनिया में पर्यटन और उस पर धार्मिक पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बूस्टिंग फैक्टर है। कहीं भी आप जाइए, पर्यटन और उस पर भी धार्मिक पर्यटन जी, ये बहुत इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। इसमें कहीं कोई और आज से नहीं, जमाने से किसी भी देश की आप वो देख लीजिए। तो एक तो ये इस महाकुंभ को 3 भागों में मैं बांटता हूं और तीनों के अलग अलग निहितार्थ हैं। एक तो इकोनॉमी के तौर पर, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। जहां 67 करोड़ लोग आए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट कितना मिलेगा। तो बहुत बड़ा बूस्ट इससे इकोनॉमी को मिला। दूसरा, पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर और जाने का मौका मिला। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पर्यटन के जो मैप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी आने वाले समय में भी। तीसरा, अगर इसको धार्मिक लिहाज से देखा जाए कि एक धार्मिक आयोजन है, तो निश्चित तौर पर धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन था और वो संतुष्ट पाए गए हैं। थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, सभी जगह होती हैं, किसी भी धार्मिक आयोजन में वो हुई। और दुर्गेश जी, जो धर्म के लिए आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, उनमें एक और चीज देखी जाती है कि बड़ी सहनशीलता डेवलप हो जाती है उस वक्त, जिस वक्त वो निकट होते हैं। यानी कि कुंभ में अगर पहुंच गए तो सारी थकान, दर्द, दुख सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक आस्था आगे आ जाती है, इमोशंस आगे आ जाते हैं। वो 4 घंटे 10 घंटे लाइन में लगे हैं, तब गालियां दे रहे होंगे, व्यवस्था के लिए खूब वो कर रहे होंगे, लेकिन जब वहां डुबकी लगाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। ये आस्था में कुछ इस तरीके का है। तो धार्मिक रजनीकांत जी मुस्कुरा रहे हैं। रजनीकांत जी निश्चित तौर पर इनको, क्योंकि सभी को पैदल चढ़ना पड़ा है, शायद ही बहुत सारे लोग बहुत नहीं, मैं भी ये कहना चाहूंगा दुर्गेश जी कि 12 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन उसके बाद में जैसे ही डुबकी लगाई उसके बाद ऐसा लगा सारा दर्द काफूर हो गया। देखिए महेंद्र सिंह वही कह रहे हैं। बोलिए महेंद्र सिंह, बोलिए। जी, तो ये बिल्कुल ये हमारे एक अंतर मन में होती है, भावनाएं होती हैं। तो वो धार्मिक तौर पर बहुत अच्छा आयोजन हुआ और आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा रहा, इसके आउटपुट बड़े अच्छे आएंगे। राजनीतिक तौर पर जो आप कह रहे हैं कि जिसका बहुत मायने रखता है, कोई भी राजा हो, कोई भी डेमोक्रेटिक उसमें सिस्टम में प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी, हर एक समय में हर एक इवेंट को प्रचार प्रसार अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सक्षमता के अनुसार, अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार करते आए हैं। स्वतंत्रता के दौरान से, या जब ब्रिटिश शासन था 1870 में पहला कुंभ हुआ था उनके समय में, तो उस वक्त रेलवे आ गई थी और उसके बाद वहां आयोजन बड़ा अच्छा हुआ। हर एक राजा या हर एक नेता जो प्रमुख होता है, वो उसके लिए इवेंट बहुत जान फूंकने वाले होते हैं, क्योंकि उनका मकसद अपने को लोगों तक पहुंचाना, अपनी छवि को लोगों तक पहुंचाना, बेहतर छवि को लोगों तक पहुंचाना। यही काम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके पहले याद हो आपको, गुजरात का जो ब्रांड चला था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो गुजरात के मॉडल पर मोदी जी को पूरा ब्रांड किया गया था कि गुजरात जैसा बना देंगे पूरे देश को। वो बहुत शुरुआत में 2014 के चुनाव में चला था। वो इवेंट, पॉलिटिक्स में इवेंट बहुत मायने रखते हैं और उस इवेंट की ब्रांडिंग उससे ज्यादा मायने रखती है। योगी जी के लिए बहुत बड़ा ब्रांड इवेंट मिला और इस इवेंट को ब्रांड में तब्दील करना, ब्रांडिंग में तब्दील करना, ये योगी जी सफल रहे। जितना वीआईपी उन्होंने ट्रीटमेंट किया और जितना वीआईपी लोगों से कहलवा लिया कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
ये कहीं ना कहीं आम आदमी के दिमाग में बैठ जाता है कि जब सब लोग अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा ही है। तो इसमें वो सफल रहे। निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर इस कुंभ को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है जो वहां नहीं गया हो और जिसने वहां मीडिया को अपने सोशल मीडिया में उसकी तारीफ ना की हो, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये मेले में कोई तकलीफ थी नहीं। वीआईपी जिसके आरोप भी लगते रहे कि वीआईपी कल्चर बहुत था, तो वो वाकई में वो प्लान्ड तरीके से था। वीआईपी कल्चर कोई ऐसे नहीं अकस्मात किया गया था। मैं मानता हूं पॉलिटिक्स में इवेंट को मैनेज करना बहुत जरूरी है और उसको कहाँ मैनेज करना, कैसे मैनेज करना है, किन लोगों के लिए मैनेज करना है, ये बहुत मायने रखता है। तो उसमें निश्चित तौर पर वो सफल रहे और इसी वजह से पार्टी के अंदर उनकी इमेज मैं मानता हूं काफी ऊपर हो गई है। मोदी जी के बाद वो नंबर 2 के मैं मान के चल रहा हूं कि वो बन गए हैं, क्योंकि अब जो आप बता रहे थे कि ये तमाम जितने उनके समकक्ष मुख्यमंत्री हैं वो कोई रेस में नहीं है। आसाम के मुख्यमंत्री बीच बीच में आ रहे थे हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो भी मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर रहा वो उनको। आसाम के हैं और ये उत्तर प्रदेश के हैं। बहुत बड़ा मायने है इसमें। और आप देखिए अगर 67 करोड़ लोगों का ये आकलन है कि आए, तो मान के चलिए कि इसमें मतलब वो लोग अपने परिवारों के पास भी गए, लोगों से भी बताएंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मतलब एक निश्चित तौर पे फायदा तो राजनीतिक तौर पर बहुत शुक्रिया। अब वक्त इजाजत नहीं देता। महेंद्र सिंह जी बहुत धन्यवाद। चंदन मिश्रा साहब, रंजीकांत जी आपका धन्यवाद, महेंद्र प्रताप सिंह, मनीष शर्मा, डॉक्टर ओम सुधा और तमाम उन दर्शकों का आभार, धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा सुना। एक मोटे तौर पर मतभिन्नता ही लोकतंत्र की आत्मा है। मनीष शर्मा और ओम सुधा सहमत नहीं है कि सहमत नहीं थे कि कोई व्यवस्था बेहतर थी। मनीष शर्मा कह रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया पार्टी में कि वो अब नरेंद्र मोदी के बाद लोग योगी को ही देख रहे हैं। और वहाँ कुंभ में जो लोग गए होंगे उन्होंने कहा होगा भाई मोदी योगी की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, ये योगी की व्यवस्था बड़ी अच्छी, बाबा की व्यवस्था बड़ी अच्छी। तो इस तरीके का नैरेटिव एक सेट हुआ है राजनीति में और काम भी हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कुंभ, महाकुंभ धुआंधार रहा, तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये महाकुंभ राजनीति में योगी आदित्यनाथ को क्या महायोगी के रूप में स्थापित कर पाता है, यही देखना हुआ है। नमस्कार।